Hello everyone, hello. As we have started with national income and today we are starting with the new word. आज का आपका नया वर्ड है हुजैम्बो. सो आपको अगर स्वाहिली में किसी को हाय हेलो कहना है तो आप लोग वर्ड यूज कर सकते हैं हुजैम्बो. सो व्हाट इज इट फॉर टुडे? इट्स हुजैम्बो. ओके, तो आप हुजैम्बो वर्ड को भी यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी को हाय हेलो बोलना है तो अपने फ्रेंड्स को, अपनी मैम को, किसी को भी अगर आपको हाय हेलो बोलना है तो यू कैन यूज द वर्ड हुजैम्बो. आज का हमारा नया वर्ड है हुजैम्बो. ठीक है, चलिए एक मिनट गाइस. ओके, तो हुजैम्बो के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट, दैट इज व्हाट इनकम मेथड. लेकिन इनकम मेथड शुरू करने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा रिवीजन करते हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा. ठीक है, सो वन बाय वन पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने नेशनल इनकम का मीनिंग देखा. नेशनल इनकम के 3 मीनिंग थे, याद है ना? ये देखो ब्रीफ में लिखा था हम लोगों ने, देखो ये देखो. National income is nothing but sum of final value of all goods and services produced in a country within a year. Second meaning, income accruing to a country from economic activity in a year is national income. Payment, adding of all the payment, that is what rent, wage, interest, profit is all about national income. उसके बाद जीएनपी से एनएनपी पे अगर जाना है तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे. फिर एनएफआईए, एनएफआईए नेशनल इनकम में क्या होता है? इंक्लूड होता है. कौन वैल्यू आप जो गुड्स की लेंगे वो कैसी रहेगी? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको लेना है. कौन सी वैल्यू लेना है बेटा? फाइनल वैल्यू. उसके बाद टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, सब्सिडीज एक्सक्लूडेड होती है. 3 नाम पढ़े थे हम लोगों ने. इंटरचेंज क्या बोलते हैं नेशनल इनकम के? इंटरचेंजेबली 3 नाम भी यूज होते हैं. कौन से? नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. फिर उसके बाद प्रोडक्ट मेथड से शुरू किया था. 3 मेथड होती है नेशनल इनकम को मेजर करने की. उसमें सबसे पहला था प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड बोलता है हर सेक्टर, हर फेज में इंटरमीडिएट गुड्स में जितनी भी वैल्यू ऐड करता है वो वैल्यू को आपको क्या करना है? प्लस करना है, जिससे आपको जीवीए मिलेगा. हर सेक्टर, हर फेज में इंटरमीडिएट गुड्स में जितने से वैल्यू इंक्लूड करता है वो वैल्यू को आपको क्या करना है? सम अप करना है. आपको क्या मिलेगा? जीवीए. जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसी का मतलब होता है जीडीपी. उससे आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा. उसके बाद 4 प्रिकॉशंस देखे थे. और एक चीज, प्रोडक्ट मेथड में आप गुड्स एंड सर्विसेज की हमेशा मार्केट वैल्यू लेंगे. क्या लेंगे? मार्केट वैल्यू लेंगे. और साल भर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उन सारी वैल्यूज को ऐड करके आप जीवीए निकालेंगे. ठीक है, चलिए. उसके बाद प्रिकॉशंस कितने लेने थे? 4 प्रिकॉशंस लेने थे. प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को ध्यान में रखना है. वैल्यू एडिशन इन पर्टिकुलर ईयर को ध्यान में रखना है. प्रीवियस ईयर से हमारा कोई लेना देना नहीं है. स्टॉक एप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होगा, इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है. फोर्थ, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को भी इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में. ओके, उसके बाद सेकेंड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड. यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम एक्सपेंस के जरिए क्या करेंगे? इनकम को कैलकुलेट करेंगे. एक्सपेंस के जरिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट हम लोग करेंगे. और यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे साल भर में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो सारे एक्सपेंडिचर्स को एडअप कर दिया जाएगा और हमको नेशनल इनकम मिल जाएगा. ठीक है, तो कितने एक्सपेंसेस थे? 4. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर और नेट एक्सपोर्ट्स. कितने एक्सपेंडिचर थे? 4. कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट. जिसमें कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब यहाँ पे कितने प्रिकॉशंस लेने थे? 3. सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करी जाएगी. सेकेंड हैंड गुड्स का सेल और परचेज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. उसके बाद शेयर्स एंड बॉन्ड्स को अगर परचेज किया तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा. उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स इंक्लूड होंगे. और जो क्वेश्चन पूछा था कि मैम बोनस क्या है? बोनस ट्रांसफर पेमेंट है. बोनस क्या है बेटा आपका?
सॉरी, बोनस क्या है आपका, फैक्टर पेमेंट है जो कि इंक्लूड होगा। बोनस क्या है आपका, फैक्टर पेमेंट, क्योंकि वो एक कॉम्पेंसेशन है बेटा जो एम्प्लॉइज को उनके वर्क करने पे दिया जाता है। तो बोनस आपका क्या है, फैक्टर पेमेंट है जो इंक्लूड होगा, बोनस ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। बोनस कैसा है आपका, फैक्टर पेमेंट है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इनकम मेथड। पहले मुझे फटाफट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को कोई डाउट है क्या यहाँ तक के, जल्दी फास्ट जल्दी। अरे वेटिंग रे बाबा, यहाँ तक के कोई डाउट है क्या? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, चलिए, इट्स क्लियर, नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर, डाउट्स भी क्लियर हो गए। चलिए, अब आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड बोलता है कि जब आपने, एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोल रहा था, एक्सपेंसेस को ऐड कर दो और नेशनल इनकम निकाल लो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हम खर्चे के जरिए भी इनकम पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि खर्चा तभी होता है जब क्या होती है, इनकम होती है। तो अगर आप खर्चों को भी ऐड करोगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो अब ये तो बेसिकली नाम ही क्या है, इनकम मेथड। तो ये तो सीधे सीधे सिंपली क्या बोलता है, इनकम को ऐड कर दो और आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। मतलब हमारे देश में जितनी भी इनकम हो रही है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। और हमारे देश में 4 मेजर इनकम्स है। क्या है, 4 मेजर इनकम्स है। और नेशनल इनकम में हमको फैक्टर इनकम्स को क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, फैक्टर पेमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ता है। और फैक्टर पेमेंट कितने होते हैं, फैक्टर पेमेंट होते हैं 4, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये चारों को अगर आप प्लस कर दो तो आपका क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। समझ में आया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, फैक्टर सर्विसेज कितनी होती है, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसको आप रिवॉर्ड में क्या देते हो, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को अगर आप प्लस कर दो, सम अप कर दो, तो आपका क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। तो इनकम मेथड यही बोलती है, इनकम मेथड बोलती है कि इनकम्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। देश में होने वाली सारी इनकम्स को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिलेगा। तो इनकम मेथड तो जैसा नाम वैसा काम, वैसे हर मेथड वैसी ही है। एक्सपेंडिचर मेथड जैसा नाम वैसा काम, खर्चों को ऐड कर दो। वैल्यू एडेड मेथड जैसा नाम वैसा काम, वैल्यूज को ऐड कर दो। इनकम मेथड जैसा नाम वैसा काम, इनकम को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। देखिए क्या बोलता है, इनकम अप्रोच इज अनदर अल्टरनेटिव वे ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। मतलब वो दो मेथड के अलावा इनकम मेथड भी एक मेथड है जिसके जरिए आप नेशनल इनकम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। दिस मेथड सीक्स टू मेजर नेशनल इनकम एट द फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन एंगल से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन एंगल का मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, इनकम का होता है। तो इनकम जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एंगल से आप नेशनल इनकम को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के एंगल से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एंगेज्ड बाय एंटरप्राइजेस। सबको पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रहते हैं बेटा, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं। बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्रोडक्शन होता है क्या कभी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा क्या बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, नहीं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चलिए, सो द पेमेंट रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स एंड पेड बाय द एंटरप्राइजेस आर। अब फैक्टर्स को क्या पे करते हैं हम लोग, वेज, रेंट एंड प्रॉफिट। वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर्स को क्या पे करते बेटा अपन लोग, बताओ, वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो मैंने हाईलाइट किया है,
वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स को पे करते हैं, क्योंकि हम फैक्टर्स यूज कर रहे हैं। एंटरप्राइजेस फैक्टर्स को यूज कर रही है तो फुकट में यूज करेगी क्या बॉस? नहीं, उसके लिए वो क्या करेगी, पे करेगी। और क्या पे करती है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। नेशनल इनकम, ओके, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिसीव्ड और अक्रूड to occurred to the factor production in lieu of their services in the production of goods। ऑब्वियस सी बात है, हमने प्रोडक्शन किया, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया, तो फुकट में यूज करोगे क्या? तुमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया तो उसके अगेंस्ट में तुमको पे करना पड़ेगा, और आप रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में क्या करोगे, पे करोगे। रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में क्या करोगे, पे करोगे। ठीक है। ब्रीफली, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम। शॉर्ट में बोल दिया हमने, ब्रीफली मतलब इन शॉर्ट, नेशनल इनकम बोलता है कि सारी इनकम को प्लस कर दो तो नेशनल इनकम मिल जाएगी। ब्रीफली इन शॉर्ट क्या बोलता है वो, सारे इनकम्स को प्लस कर दो तो क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। ब्रीफली, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम, दैट इज व्हाट, सम ऑफ ऑल इनकम मतलब कौन सी इनकम, वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पेड टू द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 चीजें जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रहे हो, ये चारों चीजों को अगर आप प्लस कर दो, ये सारी इनकम को अगर आप प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। समझ में आया क्या? इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, सम ऑफ ऑल इनकम्स, एंड दैट इनकम इंक्लूड्स rent, wage, interest, profit. In short, sum of all income, and that income include rent, wage, interest and profit. वो सारी चीजों को अगर आप प्लस कर दो तो आपका क्या बन जाता राजा, नेशनल इनकम बन जाता। क्या बन जाता, नेशनल इनकम। मैम सबसे इजी और ढासू मेथड यही है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा, वह हमको तो पता है फैक्टर पेमेंट क्या होते हैं, 4, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सबको प्लस कर दो तो क्या बन गई, नेशनल इनकम बन गई। तो सबसे इजी यही है। अब उन लोगों ने आपको बताया है, एक्चुअली शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कि ये वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मतलब क्या। तो देखो, वेज इज ऑल अबाउट, इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर इनकम मेथड के एंगल से देखा जाए तो नेशनल इनकम में वेज जो है वो क्या है, लार्जेस्ट कंपोनेंट। ऑब्वियसली बात है, सैलरी बहुत जाता है ना बॉस। इट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज अलोंग विथ फ्रिंज बेनिफिट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। मतलब वो क्या बोलता है कि वेजेस और सैलरीज को तो इंक्लूड किया ही है, उसके साथ साथ फ्रिंज बेनिफिट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को भी यूज किया है। मतलब वेजेस एंड सैलरीज के साथ फ्रिंज बेनिफिट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। समझा क्या? तो मतलब नेशनल इनकम में इसको भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। समझा आप लोगों को? ओके, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि क्या फ्रिंज बेनिफिट में क्या यूज होगा, ये सब ये आपका आ सकता है। सॉरी, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा ये आपका आ सकता है। तो वेजेस में सैलरीज, वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सारा क्या होगा, इंक्लूड होगा। आपको याद रखना है कि वेजेस में क्या क्या आएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसको। उसके बाद आता है आपका रेंट। रेंट में क्या होगा, रेंट आर द इनकम फ्रॉम प्रॉपरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। ये तो सबको पता है कि एक प्रॉपर्टी हमने दी, उस पर हमको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट इंक्लूड होगा। थर्ड, इंटरेस्ट इज द इनकम प्राइवेट बिजनेसेस पे टू हाउस होल्ड हु हैव लेंट द बिजनेस मनी। जिस इंटरेस्ट किसको देते हैं हम लोग, जिसने हमको क्या दिया, कैपिटल दिया। जिसने हमको कैपिटल दिया उसको हम क्या देते, ब्याज देते। बराबर, किसी ने अगर हमारे बिजनेस पे कैपिटल लगाया है तो उसको हम क्या देते बेटा, ब्याज देते। उसको हम क्या दे देते, ब्याज देते। समझ में आया क्या? रेंट्स आर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, ये तो हो गया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट मतलब किसी ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है, तो उसको हम क्या देंगे, ब्याज देंगे। समझ में आया? फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 categories: profits of incorporated business and profits of unincorporated business, that is what sole proprietorship, partnership and producers cooperative। ये सारे प्रॉफिट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। समझ में आया क्या?
समझा क्या यहाँ तक के? समझा? ओके, एक मिनट गाइस, एक मिनट। चलिए, हो गया पानी वानी पीना? ओके, सुनो, बहुत सारे डाउट्स दिख रहे हैं मैम, एक मिनट। ओके, सुनिए। ओके, सबने पानी वानी पी लिया, अब मैं आपको समझा देती, सुनो। उनने क्या बोला है, ध्यान से सुनो, अभी जो मैं बात बताने वाली हूँ ना, उनने क्या बोला है सुनो, सब लोग इधर ध्यान से सुनो। दे सेड कि जो वेजेस हैं वो वेजेस आपके वेजेस एंड सैलरीज तो इंक्लूड होंगे ही, और वो दोनों होंगे, या तो आपके वेजेस कैश वाले हैं वो भी इंक्लूड होंगे, काइंड वाले हैं वो भी इंक्लूड होंगे। मतलब एम्प्लॉयर जो आपको कैश में दे रहा है वो वेजेस तो इंक्लूड होंगे ही, उसके अलावा अगर वो आपको कोई चीज काइंड में दे रहा है या अदर फॉर्म में दे रहा है, बेनिफिट्स के फॉर्म में दे रहा है, जैसे फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब पेंशन प्लान, हेल्थ प्लान, और उसके बाद अदर बेनिफिट्स, या कुछ भी अलग चीज अगर वो दे रहा है, पेंशन, हेल्थ प्लान्स, इंश्योरेंस, ये वो कुछ भी अगर वो आपको दे रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी अगर वो आपको दे रहा है, हेल्थ बेनिफिट्स अगर आपको वो दे रहा है, पेंशन प्लान अगर आपको वो दे रहा है, वेकेशन प्लान अगर वो आपको दे रहा है, तो ये सारी चीजें भी वेजेस में इंक्लूड की जाएगी। समझ में? मतलब कैश बेनिफिट, आपकी जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है उसके अलावा भी अगर आपको वो कोई बेनिफिट दे रहा है इन काइंड या इन एनी अदर फॉर्म, तो वो भी आपका वेजेस में इंक्लूड होगा। अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी है वो भी आपको वो भी आपका वेजेस में इंक्लूड होगा। अब समझ में आया क्या? तो आपको कुछ भी बेनिफिट आपके एम्प्लॉयर से मिले हो, आइदर इट कैन बी इन कैश, आइदर इट कैन बी इन काइंड, और सम एनी अदर बेनिफिट, वो सारी चीजें आपकी वेजेस में इंक्लूड होंगी। समझा? और रेंट तो सबको पता ही है, इंटरेस्ट तो सबको पता ही है कि किसी ने अगर बिजनेस में कैपिटल लगाया है तो फुकट में तो यूज करेंगे नहीं, उसने अगर पैसा दिया है तो हमको उस पर रिटर्न देना पड़ेगा, तो हम क्या रिटर्न देंगे? इंटरेस्ट। वेरी गुड। फिर उसके बाद प्रॉफिट में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रॉफिट इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस हो या अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस हो, मतलब लीगली रजिस्टर्ड बिजनेस हो या लीगली रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, कुछ भी हो, दोनों के प्रॉफिट इंक्लूड किए जाएंगे। समझ में आया क्या? समझा यहाँ तक के सबको? सबके डाउट्स क्लियर हो गए? तो क्या क्या पढ़ा? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारों चीजों को प्लस कर दो तो इनकम मेथड के जरिए आपको क्या मिल जाएगी? नेशनल इनकम मिल जाएगी। वेजेस में क्या क्या आएगा? टेल मी फास्ट। वेजेस में क्या क्या आएगा? इन कैश भी आएगा, इन काइंड भी आएगा, फ्रिंज बेनिफिट्स भी आएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी आएगा। रेंट तो इजी है, ठीक है, इंटरेस्ट भी इजी है। फिर प्रॉफिट में इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के भी प्रॉफिट आएंगे और अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के भी प्रॉफिट आएंगे, दोनों के प्रॉफिट आएंगे। समझ में आया क्या? अब मेरे को पहले बताओ, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? इनकम मेथड यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? तो फिर मैं प्रिकॉशंस पे आगे बढ़ती हूँ। टेल मी फास्ट। यस, फ्रिंज बेनिफिट क्लियर हुए सबको? वेरी गुड, गुड। लिख के रख लो, लिख के रख लो, याद नहीं रहता। हम लोग कोई कंप्यूटर नहीं है जो मैम ने आज पढ़ा दिया तो दिमाग में छप गया, आप भूलने वाले नहीं। फ्रिंज बेनिफिट्स लिख के रख लो, वहाँ पे वेकेशन प्लान, हेल्थ प्लान, इंश्योरेंस प्लान, पेंशन प्लान, ये सब जो एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को देता है उसको फ्रिंज बेनिफिट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रिकॉशंस फॉर नेशनल इनकम। अब हमने प्रोडक्ट मेथड के भी प्रिकॉशन पढ़े थे, हमने किसके प्रिकॉशंस पढ़े थे? हमने एक्सपेंडिचर मेथड के भी प्रिकॉशंस पढ़े थे। अब हम लोगों को इनकम मेथड के भी प्रिकॉशंस पढ़ना है कि जब हम इनकम मेथड अप्लाई करेंगे, इनकम मेथड को फॉलो करेंगे, तो हमको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी? ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ये सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, while estimating national income through income method the following precautions should be undertaken, such as transfer payments such as gift, donation, scholarship, indirect tax should not be included in the estimation of national income। मतलब ये सारी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी जब आप कौन सी मेथड के थ्रू जाओगे? जब आप इनकम मेथड के थ्रू जाओगे। तो जब आप इनकम मेथड के थ्रू जाओगे तो ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होगी। फिर उसके बाद इलीगल मनी अर्न थ्रू स्मगलिंग, गैम्बलिंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ऑब्वियस सी बात है, इलीगल इनकम है, कैसे इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में? नेशनल इनकम इज ऑल द पार्ट ऑफ लीगल इनकम, तो इलीगल इनकम की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। विंडफॉल गेन्स सच एज प्राइजेस वन, लॉटरीज,
इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सीधा मतलब यही है कि अगर आपने लॉटरीज वगैरह से जीता या किसी और चीज प्राइज वॉन किया, आपका ड्रॉ सिस्टम हो गया, लॉटरी सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीजों से भी आपका नेशनल इनकम, ये सारी चीजें भी आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। ऑब्वियस सी बात है यार, हम यहाँ पे नेशनल इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड करते, जो हमको गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से मिल रही है, बराबर, प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जो मिल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो मिल रही है। नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। तो क्या ये फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है क्या लॉटरी और क्या बोलते हैं ये लॉटरी और प्राइज वन वाली इनकम? नहीं। तो फिर ये क्यों लेंगे हम? क्योंकि इसका दूर दूर तक के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग इसको लेंगे नहीं। फिर receipts from the sale of financial assets such as share bond should not be included in the measuring of national income as they are not related to the generation of income in the current year of production of goods। ये हमने पहले वाली मेथड में भी पढ़ा था कि यहाँ पे शेयर्स और बॉन्ड से रिलेटेड सेल परचेज की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते, इसलिए उनकी वैल्यू को, उनके सेल और परचेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया नहीं जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये 4 प्रिकॉशंस आपको किसके लिए लेने हैं? इनकम मेथड के लिए लेने। कितने प्रिकॉशंस है? 4। बोलो कौन से? ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होगा, इलीगल मनी इंक्लूड नहीं होगा, विंडफॉल गेन इंक्लूड नहीं होगा, फिर फाइनेंशियल असेट्स का अगर आप सेल कर रहे हो, बॉन्ड या शेयर्स या डिबेंचर या कुछ भी, तो उनका भी इंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि वो गुड्स के प्रोडक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन दे नहीं रहे। समझ में आया क्या? तो ये सारे आपके क्या थे? प्रिकॉशंस थे। ये सारे आपके क्या थे? प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों मेथड का इंट्रोडक्शन देख लिया, मीनिंग देख लिया। यहाँ तक के सबको क्लियर? इनकम मेथड में कोई डाउट? इनकम मेथड कुछ नहीं बोलता, सारी इनकम्स को प्लस कर दो, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा। रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में क्या क्या आता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। प्रिकॉशंस में क्या थी? 4 बातें थी, वो भी हम लोगों ने देख ली। ये छोटी बातें लगती हैं, प्रिकॉशंस के ऊपर एमसीक्यू आ जाता है, आपको ये भी एमसीक्यू आ जाएगा कि भैया बताओ कि फ्रिंज बेनिफिट वेजेस में इंक्लूड होते कि नहीं होते, बताना पड़ेगा आपको। समझ में आया क्या? ओके, चलिए अब एक्चुअली में नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है कि कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये सारी बातें हमको पढ़नी है। बहुत कुछ पढ़ना है हमको अभी, और 3-4 लेक्चर अभी लग जाएंगे, एटलीस्ट 2-3 तो लगने वाले। लेकिन मेरे हिसाब से ये एकदम डायरेक्ट जाने के बजाय मेरा विचार ऐसा है कि पहले मैं आपके दिमाग में कुछ बातें क्लियर कर लूं, और वो कुछ बातें क्लियर करवा के फिर मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना नैन्सी, तब बात करेंगे। बेसिकली जहां तक मेरा थॉट है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले नहीं, कि वैसा कुछ आपके मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी पूरी चाहिए। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है मैम, 4th प्रिकॉशन रिपीट। ओके, 4th प्रिकॉशन क्या था? देखो बेटा, जैसे आप अगर शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनको अगर आप सेल करते हो, तो इनसे जनरेट होने वाली इनकम आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते। ये एक इंटेंजिबल असेट है जिसका सेल और परचेस हो रहा है। हमने क्या बोला? हमको कौन सी फाइनल वैल्यू लेनी है? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये तो इंटेंजिबल चीजें है ना, फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज की इंटेंजिबल वैल्यू लेनी है हमको। लेकिन ये शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर तो फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका है ही नहीं। समझ में आया बेटा आपको? इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो इनकी वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी से, प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता। प्रोडक्शन एक्टिविटी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं। यहाँ कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है, थोड़ा बताओ ना मेरे को। नहीं है ना, तो इसलिए इनकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। चलिए, होप सो अब क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे। जो लोग आज का लेक्चर मिस कर रहे हैं वो बहुत पछताएंगे, या जिन लोगों का लेफ्ट हो गया वो लोग भी बहुत पछताएंगे। ठीक है
चलिए, अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आईडीटी क्या होता है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है लेवी किसी और पे हुआ और पे कोई और करेगा। मतलब चार्ज किसी और पे होता है, लेवी किसी और पे होता है और उसको पे कोई और करता है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सैलून गई, मैंने सैलून सर्विस ली, मैंने सैलून सर्विस ली, बाल कटाए होंगे, फेशियल कराया होगा, जो कुछ भी कराया होगा, ठीक है। मैं सैलून गई, मैंने सर्विस ली और उसने मेरे को बिल दिया और बिल में क्या लगा हुआ था, जीएसटी। जीएसटी लगा किस पे, मुझ पे। लिया किससे गया, मुझसे लिया गया, लेकिन गवर्नमेंट को पे करेगा वो शॉपकीपर। अब समझ में आया? यानी लेवी मुझ पे हुआ और पे वो कर रहा है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचता है। जैसे यश ने और अमीशा ने बताया, दैट इज व्हाट जीएसटी, वेरी गुड, बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अभी बचा ही यही है, क्योंकि बाकी सबको हटा के ये एक अकेला बाहुबली आ गया है, दैट इज व्हाट जीएसटी। सबको हटा के ये एक अकेला टैक्स आ गया, दैट इज व्हाट जीएसटी। समझ में? ऑल द टैक्स अंडर वन रूफ, ठीक है। सो जीएसटी इज ऑल अबाउट क्या, कि लगा किसी और पे और पे कोई और कर रहा है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर तो इनडायरेक्ट टैक्स ही लगता है, बराबर। तो यहाँ पे बात भी किसकी हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके ऊपर लगता भी इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब तो पता होना चाहिए ना, बराबर। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, लगा किसी और पे कोई और करेगा। समझ में आया क्या? The tax which are imposed by the government on production of goods and services is known as indirect tax. Example GST. एग्जाम्पल क्या है आपका, एक मिनट गाइस, जीएसटी। समझा? उसके बाद सेकेंड मीनिंग है आपका सब्सिडीज का। सब्सिडीज का मतलब होता है बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक। लिखते जाओ रे ये सब, बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स पब्लिक को प्रोवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। जैसे अभी वो देखो गैस सिलेंडर सब्सिडी चला था, ठीक है, वही नैन्सी ने बताया, गैस सिलेंडर सब्सिडी चला था। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का मीनिंग पढ़ा। लेकिन अगर मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर निकालना पड़ा तो उसका फॉर्मूला पता है आपको क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब आप लोग पूछोगे मैम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी क्यों, तो सुनो, इनडायरेक्ट टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करते हो और सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देती है, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन केस 1,00,000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है, कितने का, 1,00,000 रुपए का आपको इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, और 40,000 रुपए की आपको गवर्नमेंट से क्या मिली है, सब्सिडी मिली है। 40,000 की आपको गवर्नमेंट से क्या मिली है, सब्सिडी मिली है। तो मुझे एक बात बताओ, 1,00,000 रुपए आपको पे करना है, 40,000 रुपए का आपको बेनिफिट है, अरे तो आप नेट अमाउंट निकालो ना, 1,00,000 माइनस 40,000, हाउ मच यू विल पे, यू विल पे 60,000 रुपीज टू गवर्नमेंट। क्या आप ऐसा नाटक करने वाले हो क्या कि मैं पहले गवर्नमेंट को 1,00,000 रुपए दूंगा, फिर गवर्नमेंट मेरे को उसमें से वापस 40,000 रुपए देंगी, ले तेरी सब्सिडी। यही टाइम पास करते रहेंगे क्या गवर्नमेंट और आप इतने फुकट हो क्या? तो उससे बेटर क्या है, उससे बेटर ये है कि अपन नेट अमाउंट निकाल लेते हैं। अरे भैया तेरे को मेरे को इतना देना है, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तेरे को मेरे को इतना देना है, ठीक है, और मेरे को तेरे से इतना, और मेरे को तेरे को इतना देना है, तो एक काम कर लेते ना, नेट अमाउंट कर लेते। मेरे को तेरे से कितना लेना है, 1,00,000 रुपए, और मेरे को तेरे को कितना देना है, 40,000 रुपए। तो एक काम कर, 1,00,000 में से 40,000 रुपए अपन माइनस कर लेते, 60,000 रुपए तो मेरे को पे कर दे। यही सब चीजें हम हमारे डेली लाइफ में भी करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, बराबर। अगर हमारी कोई उधारी चलती तो अपन क्या बोलते हैं, अरे एक काम करना, तेरे पैसे तू काट ले, बाकी के मुझे दे दे। यही करते हैं ना हम लोग, यही करते हैं ना हम लोग। यस हमेशा पूछो। हम्म हम्म तो वही तो कर रहे हैं,
हाँ हाँ हाँ। वो वो पॉलिसी अलग थी। वो पॉलिसी ऐसा था कि वो पूरा लॉजिक ही अलग था उसके पीछे मोदी साहब का। यहाँ पे हम लोग टैक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सब्सिडी की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेट आईडीटी। नेट आईडीटी कैसे निकलेगा कि भैया जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से सब्सिडी माइनस कर दो और आप नेट गवर्नमेंट को पे करो, ऐसा रहेगा। वो जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ट्रैक ऑफ द ट्रैक है वो अभी यहाँ से, बराबर। और ये हम लोगों ने क्यों पढ़ा ये अभी आगे और समझ में आएगा। अभी थोड़ा शांति, पेशेंस, धीरज, सबर करो। चलिए हाँ, अब इनडायरेक्ट टैक्स समझ गया सबको, सब्सिडी समझ गई सबको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है ये भी समझ गया सबको। लिखते जाओ लिखते जाओ। अब उसके बाद आता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट पेड टू एफओपी। जितने में आपका गुड्स बन के रेडी हुआ उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। बनवाई जिसको अपन बोलते हैं, जैसे मैंने एक कुर्सी बनवाई, चेयर, तो वो चेयर कितने में बनी बेटा, 100 रुपीज में। तो ये पता है चेयर की क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि ये मेरे फैक्टर्स को पे करके मतलब बनी हुई चीज है, बराबर। मैंने फैक्टर्स यूज किए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बराबर। मतलब मेरी बनवाई लगी, उनको मैंने पे किया होगा तभी मेरी चेयर बनी। तो मेरी एक चेयर बनी एक्चुअली में कितने में, 100 रुपीज में। तो ये मेरा क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। ये मेरा क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। जितने में गुड्स बना उसको मैं क्या कहती हूँ, फैक्टर कॉस्ट कहती हूँ। उसको मैं क्या कहती हूँ, फैक्टर कॉस्ट कहती हूँ। अब नेक्स्ट, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या बोलता है, रिफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड। मार्केट प्राइस का मतलब होता है वो ऐसी प्राइस होती है जिसपे एक्चुअली आप प्रोडक्ट को क्या करते हो, मार्केट में बेचते हो। जिसको आप एक्चुअली मार्केट में क्या करते हो, प्रोडक्ट को बेचते हो। अच्छा एक बात बताओ, 100 रुपए मेरी कुर्सी, 100 रुपए में मेरी कुर्सी बनी, तो क्या 100 ही रुपए में बेचूंगी क्या, जल्दी बताओ। 100 रुपए में मेरी कुर्सी बनी तो क्या 100 ही रुपए में बेच दूं क्या, उसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, टैक्स का एलिमेंट इंक्लूड करेंगे। देखो जब अपन कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में, मैगी या कोई चिप्स का पैकेट या कुछ भी खरीदते हैं, तो उस पर क्या लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस। इसका मतलब वो प्रोडक्ट बना किसी और प्राइस में होगा, किसी और कॉस्ट में होगा, उसमें हमने टैक्स और बाकी सारी चीजें इंक्लूड करके क्या निकाला है बेटा, एमआरपी निकाला है। एमआरपी पे बेचा जाता है, प्रॉफिट इंक्लूड करके। तो बना कितने में था मेरा, 100 रुपए में, वो मेरा फैक्टर कॉस्ट था। लेकिन मार्केट प्राइस मेरी क्या होती है, जिसपे मैं एक्चुअली गुड्स को बेचूंगी। तो अब मार्केट प्राइस कैसे आती है, देखो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला देखो। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट आईडीटी। नेट आईडीटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट आईडीटी प्लस कर दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, मार्केट प्राइस बन जाएगी, कि इतने में आपको मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है। समझ में आया क्या, इतने में आपको मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है। समझा क्या, समझा क्या। आईडीटी माइनस सब्सिडी लिखो या नेट आईडीटी लिखो, वन एंड द सेम थिंग। समझा। तो जब फैक्टर कॉस्ट में आप लोग क्या करोगे, नेट आईडीटी को प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मार्केट प्राइस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मार्केट प्राइस मिल जाएगी। समझ में आया। फैक्टर कॉस्ट मतलब जितने में प्रोडक्ट बना उसमें नेट आईडीटी ऐड कर दिया तो क्या बन गया बेटा, मार्केट प्राइस बन गया। अच्छा एक क्वेश्चन, अगर मुझे मार्केट प्राइस दिया है और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मैं क्या करूंगी बताओ। मुझे मार्केट प्राइस दिया है और मुझे फैक्टर कॉस्ट पे रिवर्स जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड वेरी गुड। अभी सीधी सीधी बात है, एक मिनट इधर देखो, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए तुमने क्या किया, नेट आईडीटी को प्लस किया, बराबर। और जब तुमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या कर दोगे, माइनस नेट आईडीटी कर दोगे। 100 में 20 रुपए प्लस किए, 20 प्लस किया तो 120 मार्केट प्राइस है। 120 से वापस 100 पे जाना है तो -20 कर दोगे ना राजा। समझ में आया क्या। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करोगे, नेट आईडीटी प्लस
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या कर दोगे, नेट आईडीटी माइनस। समझा, समझा सबको, वेरी गुड, लिखते जाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन। मोस्ट ऑफ द पीपल शुड नो अबाउट डेप्रिसिएशन, मस्ट बी नोइंग अबाउट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। जब असेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। उसके अलग अलग कारण होते हैं, ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये सब के कारण क्या होता है बेटा, एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी क्या होती जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है। क्या हो जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है। और जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन क्या है, इंक्लूडेड है। और जब हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हो आप, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या मिल जाता है आपको, नेट इन्वेस्टमेंट। वापस से वही अपोजिट। और अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना रहा तो आप डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। नेट में जब आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा। और ग्रॉस से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। सीधी सीधी बात है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस होता है। लिख लो, ये सारी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताओ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? वेरी गुड, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है आपको पता है, कि इनकम अर्नड बाय अवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अब्रॉड लिखा है ना, इसका मतलब हमारे रेसिडेंट्स ने, इंडियन रेसिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ ना कुछ इनकम कमाई है। लेकिन कहाँ कमाई है, इंडिया में कमाई है। तो अगर इंडिया में कमाई है तो वो इनकम को तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में रह के उन लोगों ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या कमाई है बेटा, इनकम कमाई है। तो वो नेशनल इनकम में तो इंक्लूड होना बनता है। समझ में आया क्या? लेकिन उसकी भी हम नेट वैल्यू लेंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम कमाई, इंडियन रेसिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम कमाई, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन मुझे क्या चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। सीधी सीधी बात है, अगर हमारे लोगों ने बाहर से कुछ पैसा कमाया है तो बाहर के लोगों ने भी तो हमसे कुछ पैसा कमाया होगा ना, बराबर। तो बाहर के लोगों ने जो हमसे पैसा कमाया है उसको हटा दो और हमने जो पैसा कमाया उसको इंक्लूड कर दो, तो क्या मिल जाएगी, नेट वैल्यू मिल जाएगी। और वो नेट वैल्यू आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। जीडीपी जो होता है ना, डोमेस्टिक इनकम जो होती है ना, वो सिर्फ देश की होती है। और जब हम डोमेस्टिक में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का तड़का लगा देते हैं ना, तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। क्या बन जाती है, नेशनल इनकम बन जाती है। जैसे ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या माइनस करते हो, डेप्रिसिएशन। वैसे डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या करते हो, NFIA ऐड कर देते हो। नेट एक्सपोर्ट्स इज अ डिफरेंट थिंग, NFI इज अ डिफरेंट थिंग। वहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, यहाँ पे रेसिडेंट के द्वारा कमाई गई इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है। समझ में आया इसका डिफरेंस? आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। ठीक है, ये डिफरेंट है, NFI डिफरेंट है, नेट एक्सपोर्ट्स डिफरेंट है। समझ में आया क्या? समझा? तो अभी तक जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या रहती है, डोमेस्टिक इनकम रहती है, मतलब विद इन द कंट्री वाली इनकम। अरे भाई, लेकिन मैंने बाहर के देश से भी तो कुछ इनकम कमाई है ना, वो क्या है मेरी, NFI। तो NFI को मैं क्या करूंगी, प्लस करूंगी, तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा। समझ में आया क्या? तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFI को ऐड करो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करो। समझा? ये सारी चीजें बहुत बेसिक कंसेप्ट्स थे, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि आगे जब हम पढ़ाई करेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे
की एलिमेंट्स के साथ, तो ये सारी चीजें आपको पता रहेगी ना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आप लोगों को फटफट समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि आपको ये सब चीजें ऑलरेडी पता रहेंगी। आप ऐसे क्वेश्चन मार्क होके नहीं बैठोगे, क्या बोल रहे हैं मैम, नेट आईडीटी मतलब क्या, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, एनएफआई मतलब क्या, हमको तो नहीं पता। तो अब पढ़ लिया तो अब आगे कोई डाउट नहीं होगा, समझा। तो क्या क्या बेसिक बातें पढ़ी हम लोगों ने बताओ। हम लोगों ने पढ़ा नेट आईडीटी, सब्सिडी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए एंड मेनी मोर थिंग्स। आज हम लोगों ने इनकम मेथड देखी और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे नेशनल इनकम के। समझ में आया क्या? होप सो यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ठीक है, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ये सारी चीजों का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा और हम लोग आगे की बातें करेंगे। ठीक है, अभी तो चैप्टर में बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो हम लोगों को मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली भी पढ़ना है। ठीक है, देखो कैसा है, मॉड्यूल में तो आपका प्रैक्टिकल सॉल्विंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते करते अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी डाउट क्लियर हो जाए। तो उसका टेंशन मत लो, कुछ चीजें एमसीक्यू सॉल्व करते करते भी क्लियर हो जाएंगी, बराबर। क्योंकि एकदम अगर मैं डिटेल में भी आप लोगों को सॉल्विंग बताने गई तो वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत लेंदी है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते डाउट को सॉल्व कर देंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं रुकती। अब पहले मेरे को ये बताओ, सब समझ में आया क्या आज का? इनकम मेथड, डेप्रिसिएशन, एनएफआई, ये सारी बातें सब समझ में आई क्या? कुछ लोग तो इतना घबरा गए नेशनल इनकम से कि लेक्चर ही छोड़ के चले गए, इतना हेवी लग रहा था उनको। चलिए, लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब पे अपलोड हो गया है नेशनल इनकम का। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक बार और देखना है, वापस रिवाइज करना है, कंफ्यूज हो गया, नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी अपलोड हो जाएगा, सारे चैप्टर्स अपलोड होंगे, तो दोबारा अगर देखना भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। कुछ मिस भी हो गया होगा तो घबराना नहीं। ठीक है, सो गाइस समझ गया सबको? अच्छा, टाइम का पता ही नहीं चला। यस, आज का लेक्चर सही में ऐसा हुआ कि टाइम का पता ही नहीं चला, हम 1 घंटा पढ़ लिए हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलिए ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ श्योर, ओके गाइस, सो चलती हूँ मैं, आज मिलेंगे कल वापस से नेशनल इनकम के साथ। और आज हमने जो वर्ड सीखा था वो क्या था? हुजैम्बो। तो हुजैम्बो याद रखिएगा, स्वाहिली में हुजैम्बो होता है। ठीक है, अरे वो कहाँ से आए ये याद मत रखो, उतना फर्क नहीं पड़ता, वर्ड याद रखो, वर्ड इंटरेस्टिंग है, हुजैम्बो। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, कल मिलेंगे आगे की बातों के साथ। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, टाटा, सी यू एंड हैव अ गुड डे। टाटा 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 टाटा, बाय बाय, बाय बाय गाइस।